हेलो दोस्तों। आप लोगों का फिर से स्वागत है और एक वीडियो पे। सो आज से मैं और एक प्लेलिस्ट शुरू करने जा रहा हूँ जहाँ पर हम लोग न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म के बारे में बात करेंगे। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म में हमारा पहला जो कैटेगरी रहेगा वो रहेगा न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस के बारे में। ओके, यहाँ पे टू पाथवे होता है जिससे हम लोग न्यूक्लियोटाइड को सिंथेसिस कर सकते हैं। वन इज डी नोवो पाथवे, अनदर वन इज सैल्वेज पाथवे। बिफोर दैट, I hope you know that nucleotide means the combination of nitrogenous base and sugar and phosphate, right? मैं आशा रखूँगा कि आप लोग जानते हैं कि न्यूक्लियोटाइड मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट। ओके, सो दो पाथवे होता है इस टोटल कॉम्बिनेशन को सिंथेसाइज करने का। वन इज डी नोवो पाथवे, अनदर वन इज सैल्वेज पाथवे। याद रखेंगे कि डी नोवो पाथवे के समय हम लोग स्मॉल कंपाउंड से टोटल हमारा न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। ओके, एंड सैल्वेज पाथवे के समय केस कुछ अलग होता है, पर हमारा पहला जो टारगेट है वो डी नोवो पाथवे है। मैं पहले डी नोवो सिंथेसिस के बात करूँगा। ओके, सो मैं आशा रखूँगा कि आप लोग जानते हैं कि दो तरह के नाइट्रोजनस बेस होते हैं। वन इज पाइरीमिडीन जिसका सिर्फ एक रिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, और अनदर वन इज प्यूरिन जिसका दो रिंग स्ट्रक्चर होता है। ओके, पहले हम लोग सीखेंगे कैसे पाइरीमिडीन को सिंथेसिस करना है विद द हेल्प ऑफ डी नोवो पाथवे। ओके, दिस इज आवर टुडेज टॉपिक। चलिए शुरू करते हैं। पहली बात, मैंने क्या बोला कि पाइरीमिडीन के पास एक ही रिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा और वो रिंग स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है। ओके, यहाँ पर तो सब कुछ में आप लोग लगता है नहीं समझ पाएंगे, तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ। N11C C। ओके, नाउ हम लोग जो नंबरिंग है वो नीचे से शुरू करते हैं। यहाँ पर N का एक नंबर, C को यहाँ पे 2 नंबर, N को यहाँ पे 3 नंबर। लगता है आप लोग स्काई कलर में समझने में दिक्कत हो रही है ना, चलिए इस कलर को ही चेंज कर देते हैं। अब लगता है बात बनेगी, बन रहा है, ये हुई ना बात। चलिए, मैं क्या बोल रहा था कि पहले थोड़ा रुकिए, मैं इस स्ट्रक्चर को फिर से बना लूँ। सॉरी। ओके, नाउ वी आर रेडी। हम लोग नीचे से नंबरिंग करेंगे। N को 1, C को 2, N को 3, C को 4, C को 5 एंड 6। ओके, नाउ ये वाला जो 2 और 3 में नाइट्रोजन एंड कार्बन है उसको हम लोग बोलेंगे कि ये दोनों चीज़ आया है कार्बामोइल फॉस्फेट से, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। ओके, और उसके अलावा जो और सारा एलिमेंट है सब आया है एस्पार्टिक एसिड से। कैसे, हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके, बट पहले ये बात समझना ज़रूरी है। ये है pyrimidine का जनरल स्ट्रक्चर जिसमें ये दोनों पार्ट आया है कार्बामोइल फॉस्फेट से, एंड इन दोनों पार्ट में से नाइट्रोजन आया है ग्लूटामिन से, एंड कार्बन दैट इज जिसको हमने 2 नंबर दिया है वो कार्बन आया है कार्बन डाइऑक्साइड से। ओके, नाउ एक बात याद रखिएगा कि ग्लूटामिन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू योर कार्बामोइल फॉस्फेट। ओके, एंड इसके अलावा जो भी आपका रह गया है वो सब आया है एस्पार्टिक एसिड से। इसका मतलब एक चीज़ क्लियर है कि कार्बामोइल फॉस्फेट एंड एस्पार्टिक एसिड दोनों कंपाउंड ही आगे जाकर डी नोवो पाथवे में यूज होने वाला है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ पिरिमिडीन, राइट। चलिए देख लेते हैं कैसे। ये पूरा का पूरा जो पिक्चर है वो शुरू होता है HCO3 माइनस से। ओके, पहला जो एंजाइम है जो काम करता है वो है कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेस 2। ओके, कोई इसको CPS2 भी बोलते हैं। नाउ आप लोगों को शायद लग रहा होगा कि CPS
2 तो यहाँ प्रेजेंट है। सो CPS1 कहाँ पे है? सो CPS1 और एक एंजाइम है, पर वो एंजाइम ए वाले बायोसिंथेसिस में नहीं लगता। सो याद रखेंगे ए CPS2 है, और उस वाले एंजाइम का बात भी हम लोग करेंगे जब वो वाला पाथवे पढ़ेंगे। सो नाउ उसके साथ कौन रहता है? ग्लूटामिन। ग्लूटामिन ग्लूटामेट में कन्वर्ट होता है ड्यूरिंग दिस स्टेप, एंड इट इज़ ATP डिपेंडेंट स्टेप। ओके, और हम लोगों को क्या मिलता है? कार्बामोइल फॉस्फेट। ओके, स्ट्रक्चर यहाँ पे मेंशन है। सो नाउ याद रखेंगे कि हमारा पहला जो प्रोडक्ट है वो है कार्बामोइल फॉस्फेट। ओके, नाउ आप लोगों को शायद पहली वाला पिक्चर याद होगा जहाँ पे मैंने बोला कि कार्बामोइल फॉस्फेट एंड एस्पार्टिक एसिड ऐड होगा, राइट? सो हम लोगों को सेकेंड स्टेप में एस्पार्टेट को ऐड करना पड़ेगा। ओके, सो एस्पार्टेट ऐड होगा, PI निकल जाएगा। सो एस्पार्टेट ट्रांस कार्बामोइलेस एंजाइम के सहारे सो ये वाला P जो है वो निकल जाएगा, राइट? और हमारे पास एक स्ट्रक्चर रह जाएगा जिसको हम बोलेंगे कार्बामोइल एस्पार्टेट। एक चीज़ मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि ध्यान से देखिए, यहाँ पर ए रिंग कंप्लीट नहीं है। ओके, सो नाउ इसके बाद वाले स्टेप में ए रिंग को कंप्लीट किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ डाईहाइड्रोओरोटेज। डाईहाइड्रोओरोटेज क्या करेगा? यहाँ से पानी को निकाल देगा। ओके, एंड एज ए रिजल्ट वी विल गेट ए कम्प्लीट रिंग स्ट्रक्चर। ओके, बट कहानी यहाँ पे ही ख़त्म नहीं होती, क्योंकि हम लोगों को CO को यहाँ से भगाना पड़ेगा, और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड भी ज़रूरत है। सो पहले यहाँ पे इन दोनों C के बीच में एक डबल बॉन्ड आना बहुत ज़रूरी है। ओके, और सबसे बड़ी बात, अभी भी फॉस्फोराइबोस ग्रुप ही तो नहीं आया, राइट? मैंने क्या बोला था? न्यूक्लियोटाइड का कॉम्बिनेशन क्या है? नाइट्रोजनस बेस, शुगर प्लस फॉस्फेट। सो हमको तो सिर्फ अब तक नाइट्रोजनस बेस मिला, शुगर कहाँ मिला, फॉस्फेट कहाँ मिला? सो उन दोनों को भी तो आना पड़ेगा। सो अभी भी कहानी ख़त्म नहीं है। सो नाउ ये वाला जो आपको कंपाउंड मिला उसको हम बोलते हैं डाईहाइड्रोओरोटेट और डाईहाइड्रोओरोटिक एसिड। ओके, सो मैंने क्या बोला? अब क्या होगा? इन दो कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड आएगा। ओके, सो ला देते हैं। सो याद रखिएगा, इस काम के लिए हम लोगों को जो एंजाइम की ज़रूरत पड़ेगी वो होगी डाईहाइड्रोओरोटेट डिहाइड्रोजिनेस। ओके, और एक चीज़, जब भी डिहाइड्रोजिनेस कहीं भी कुछ भी मेटाबॉलिज्म के रिएक्शन में लिखा है, याद रखना उसके साथ NAD+ और NADPH और उसके साथ NAD+ और NADH वाला जो पेयर है आपको दिख सकता है, और NADP+ प्लस NADPH ये वाला पेयर भी आपको दिख सकता है। ओके, सो हमारा डबल बॉन्ड तो हमें मिल गया। अब मैंने क्या बोला कि फॉस्फोराइबोसाइल ग्रुप को लाना पड़ेगा। ओके, सो ट्रांसफ़र कर दो फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफर इसको। ओके, उसके पहले डाईहाइड्रोओरोटेट डिहाइड्रोजिनेस के बाद आप लोगों का जो प्रोडक्ट आया है उसका नाम है ओरोटेट। कुछ ज़्यादा खास चेंज नहीं है, सिर्फ एक डबल बॉन्ड दोनों C के बीच में आ गया है। क्लियर? सो नाउ ओरोटेट फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेस। ओके, वो भी एक ATP डिपेंडेंट स्टेप है। सॉरी, ये तो ATP डिपेंडेंट स्टेप नहीं है, मैंने क्या बोल दिया, सॉरी। यहाँ पर PRPP यूटिलाइज होगा। ओके, PRPP का फुल फॉर्म क्या है? 5 फॉस्फोराइबोसाइल 1 पाइरोफॉस्फेट। ओके, सो PP1 पाइरोफॉस्फेट निकल जाएगा, और पूरा का पूरा जो फॉस्फोराइबोस ग्रुप है वो यहाँ पे जाके अटैच्ड हो जाएगा। और मैं ऐसा रखूँगा, राइबोस और डी राइबोस के बीच का जो डिफरेंस है आप लोग समझ पाते हैं। अगर कार्बन के 2' कार्बन ऑफ द राइबोस ग्रुप में OH प्रेजेंट ना हो, अगर 2' कार्बन ऑफ द राइबोस ग्रुप में OH प्रेजेंट ना हो, तब उस वाले राइबोस को हम लोग बोलते हैं डीऑक्सीराइबोस। ओके, और अगर OH ग्रुप प्रेजेंट हो तब उस वाले राइबोस को हम बोलेंगे राइबोस। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? सो चलिए, सो इस वाले जो प्रोडक्ट हमको मिला वहाँ पे देखिए एक फॉस्फेट प्रेजेंट है। इसके लिए इस वाले प्रोडक्ट का जो नाम होगा वो होगा ऑरिटिडिन मोनोफॉस्फेट। ओके, अब याद करने की कोशिश कीजिए, न्यूक्लियोटाइड मतलब क्या? न्यूक्लियोटाइड मतलब है न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट।
इसका मतलब क्या, हम लोगों को और 2 फॉस्फेट ऐड करना पड़ेगा। ओके, और बायोकेमिस्ट्री में कौन सा एंजाइम फॉस्फेट ऐड करता है, जिस सबके अंत में काइनेज लिखा हुआ है, राइट। याद रखिएगा, ये सब अगर आप याद रखेंगे तो आप लोगों का आसानी होगी करने की। पर इससे पहले और एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि मुझे इस C+O- से छुटकारा चाहिए। ओके, क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई भी COO- नहीं है, तो मुझे यहाँ से छुटकारा चाहिए, क्योंकि मुझे तो अल्टीमेटली ये वाला प्रोडक्ट चाहिए, सही है ना। सो तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को COO- को हटा देना पड़ेगा। और कार्बन डाइऑक्साइड हटाने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए, डिकार्बोक्सिलेज चाहिए। सो लगा दो ऑरोटीडिलेट डिकार्बोक्सिलेज, क्योंकि ये तो ऑरोटिडिक एसिड का मोनोफॉस्फेट वाला पार्ट है। सो ऑरोटीडिलेट डिकार्बोक्सिलेज विल बी द नेक्स्ट एंजाइम दैट विल रिमूव द COO-। क्लियर, ये देखो ऑरोटीडिलेट डिकार्बोक्सिलेज, CO2 निकल गया ना। सो CO2 निकालने के बाद हम लोगों के पास जो स्ट्रक्चर बचा, उसको हम बोलते हैं यूरिडाइलिक एसिड और यूरिडाइलेट मोनोफॉस्फेट, क्योंकि अभी भी एक ही तो फॉस्फेट है। क्लियर। नाउ UMP काइनेज नाम का एंजाइम इसके बाद यूज होगा, जो UDP तैयार करेगा, कुछ नहीं और एक फॉस्फेट ऐड करेगा यहाँ पे। ओके, सेकेंड जो फॉस्फेट एडिंग एंजाइम होगा उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट काइनेज एंजाइम, जो ATP डिपेंडेंट स्टेप में हम लोगों को UTP देगा। ओके, एंड उसके बाद का जो स्टेप होगा, वहाँ पर जो एंजाइम काज करेगा उसको हम बोलेंगे CTP सिंथेज। ओके, जो UTP से हम लोगों को साइटिडीन डाइफॉस्फेट देगा। ओके, यहाँ पर ग्लूटामिन एंड ग्लूटामिन ATP यूज होगा। क्लियर, और हम लोगों को आखिर में मिलेगा ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर। क्लियर। सो नाउ एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, इससे हम लोगों को जो मिला उसको हम लोग बोलते हैं राइबो न्यूक्लियोटाइड। ओके, इसका मतलब ये पूरा जो प्रोसेस है उसको पढ़ के हम लोगों को जो न्यूक्लियोटाइड की प्राप्ति हुई उसको हम बोलते हैं राइबो न्यूक्लियोटाइड। ओके, और एक चीज़ मैं बोलूँगा कि DNA और RNA के बीच में, RNA के पास हर समय राइबो न्यूक्लियोटाइड ही प्रेजेंट होता है, पर DNA के पास कोई राइबो न्यूक्लियोटाइड मौजूद नहीं होता। इंस्टेड उसके पास मौजूद होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। ओके, और मैंने अभी अभी बताया कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कि ये 2 नंबर जो कार्बन है उसमें से हम लोगों को OH को हटाना पड़ेगा, वहाँ पर सिर्फ H रह सकता है, राइट। तो हम लोग ये चीज़ कैसे करेंगे, क्योंकि मैं तो यहाँ से इतने तक के प्रोसेस को छोड़ नहीं सकता, मुझे तो DNA का भी न्यूक्लियोटाइड का बंदोबस्त करना पड़ेगा, राइट। सो हम क्या करेंगे, आइए देखते हैं। सो मैं बोलूँ, राइबो न्यूक्लियोटाइड से हम लोग डायरेक्ट डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड नहीं पा सकते। इंस्टेड राइबो न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट से हम लोग डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट बना सकते हैं। ओके, विद द हेल्प ऑफ रिडक्शन रिएक्शन। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। राइबो न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट का मतलब क्या है, कि इस वाले जो फॉस्फेट ग्रुप है यहाँ पर 2 फॉस्फेट लगा होगा। ओके, सो यहाँ पे देखिए, ये जो रिएक्शन होगा उसमें न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट यूज होगा, और अंत में हम लोगों को मिलेगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट। ओके, एंजाइम जो यूज होगा वो राइबो न्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज होगा। ओके, और NADPH से इस राइबो न्यूक्लियोसाइड रिडक्टेज के जो एक्टिव साइड है वहाँ पर एक सल्फा हाइड्राइल ग्रुप प्रेजेंट होता है, याद रखिएगा। ओके, सल्फाइड्राइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। ओके, NADPH क्या करेगा, उस सल्फाइड्राइल ग्रुप में एक इलेक्ट्रॉन को देने की कोशिश करेगा। ओके, एंड इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने का जो रोल है वो लेगा 2 थायोरिडॉक्सिन एंड ग्लूटारिडॉक्सिन नाम का एंजाइम। ओके,
मैं आशा रखता हूँ कि थोड़ा चीज़ ना समझ आए, मैं फिर से कोशिश करता हूँ समझने की, आपको समझाने के लिए कि न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट से डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट हम लोगों को मिल सकता है। कैसे मिलेगा? एक रिडक्शन रिएक्शन से, एंड इस रिडक्शन रिएक्शन को अंजाम देगा राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज नाम का एंजाइम, ओके, विद द हेल्प ऑफ NADPH, ओके। एंड यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा कि ये NADPH क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करेगा राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज के एक्टिव साइट में, ओके। एंड दिस एक्टिव साइट में एक चीज़ प्रेजेंट रहता है जिसको हम बोलते हैं सल्फा हाइड्राइल ग्रुप, ओके। नाउ NADPH से इस सल्फा हाइड्राइल ग्रुप में इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करने का जो रोल है ना, उसको प्ले करेगा दो एंजाइम नेम्ड थायोरिडॉक्सिन एंड ग्लूटारिडॉक्सिन। मैं यही चीज़ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ओके। मैं इसके बाद ऐसा रखूँगा कि आप लोगों को क्लियर हो गया। एंड नाउ आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन in the active site of ribonucleotide reductase, ribonucleotide will facilitate the conversion of deoxynucleotide diphosphate, okay. Now this deoxynucleoside diphosphate से फर्दर रिएक्शन के माध्यम से हम लोगों को DNTP मिलेगा, ओके। ऐसे करके हमने ADP से क्या बनाया? DADP बनाया। ऐसे हमने CDP से क्या बनाया? DCDP बनाया। ऐसे हमने GDP से DGDP बनाया। ऐसे हमने UDP से DUDP बनाया। अब यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट बात आता है। क्या आता है कि आप लोगों को शायद जानकारी होगी कि DNA के पास ना कोई भी यूरासिल प्रेजेंट नहीं होता, ओके। इंस्टेड क्या प्रेजेंट होता है? थाइमिन प्रेजेंट होता है, ओके। नाउ बात आती है थाइमिन कैसे रहेगा डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड फॉर्म पे, राइट। पर हम लोगों को तो राइबो न्यूक्लियोटाइड फॉर्म में सिर्फ यूरिडिन ही मिलेगा। अब मैं थाइमिडिन कैसे प्रोसेस करूँ, ओके। साइंटिस्ट के दिमाग में ये भी आया कि अब थाइमिडिन को कैसे प्रोसेस करें, ओके। यहाँ से एक कॉन्सेप्ट निकल के आया कि इस DUDP आगे चलकर थाइमिन को तैयार करता है। इसका मतलब TMP का सिंथेसाइज करता है, ओके। कैसे करता है आइए देख लेते हैं। ये चीज़ प्लीज़ याद रखिएगा कि राइबोन्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट से डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट आता है, बहुत अच्छी बात है। पर थाइमिन के लिए उसके बाद भी यूरिडिन को काम करना पड़ता है, ओके, जैसे अल्टीमेटली हमारा थाइमिन आता है, ओके। यहाँ पर फिर से और एक रिएक्शन होता है जहाँ पर DUDP तो हम लोगों को मिला। DUDP से पहली स्टेप में DUMP का फॉर्मेशन होगा, ओके। और उसके बाद दिस DUMP का अगर मिथाइलेशन हुआ ना, तब भी आपको TMP मिलेगा। अगर आपने थाइमिडिन एंड यूरासिल का स्ट्रक्चर को बहुत ध्यान से देखा है, सो आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि यूरासिल और थाइमिन का बीच में जो डिफरेंस है वो सिर्फ एक मिथाइल ग्रुप का है, ओके। एंड दैट इज़ द रीज़न। आपके सामने रीज़न भी है कि DUMP का मिथाइलेशन के बाद ही हम लोगों को मिलेगा TMP, ओके। नाउ ये चीज़ क्लियर हो गया कि चलो भाई ठीक है, मिथाइलेशन हो रहा है। मिथाइल ग्रुप को देगा कौन, राइट। क्योंकि मिथाइलेशन हुआ है इसका मतलब एक मिथाइल ग्रुप ऐड हुआ है, बहुत अच्छी बात है। पर मिथाइल ग्रुप को देने का तो कोई आदमी चाहिए। वो आदमी है, एक हाइड्राइड भी है वो आदमी, इसका नाम है N5N10 मिथिलिन टेट्राहाइड्रोफोलेट, ओके। N5N10 मिथिलिन टेट्राहाइड्रोफोलेट, ओके, जो मिथिलिन ग्रुप को देने के बाद कन्वर्ट हो जाता है डाईहाइड्रोफोलेट पे, ओके। नाउ एक चीज़ याद रखेंगे कि इस टेट्राहाइड्रोफोलेट का फर्दर रीजेनरेशन हो सकता है, ओके।
और इसमें जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा वो होगा डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेस with the help of NADPH. Okay, now this dihydrofolate reductase को inhibit करा जा सकता है, okay, with the help of two folate analog named methotrexate and aminopterin. okay, methotrexate को हम लोग amithopterin भी कहते हैं and aminopterin. यहाँ पर बात है कि मैंने बोला फोलेट एनालॉग, इसका मतलब ये होगा एक कॉम्पिटिटिव इनिबिटर, ओके, एंड इसको हम लोग एज ए एंटी कैंसर ड्रग भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेस को हमने रोक दिया तो क्या होगा, तो थायमिन दैट मीन्स टीएमपी का फॉर्मेशन भी रुक जाएगा, क्योंकि डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेस डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेस मिथिलिन टेट्राहाइड्रोफोलेट तैयार नहीं कर पाएगा। अगर नहीं तैयार कर पाया तो DUMP का मिथाइलेशन नहीं होगा, अगर मिथाइलेशन नहीं होगा तो TMP का फॉर्मेशन भी नहीं होगा। इससे कैंसर्ड सेल जो है, जो ऑलरेडी मैलिग्नेंट बन चुका है, हम लोगों उस चीज़ को भी रोक सकता है। ओके, सो इन दोनों इनिबिटर का नाम बहुत अच्छे से याद रखिएगा। नेम है मिथोट्रिक्सेट, एमिथोप्टेरिन और एमिनोप्टेरिन। Okay, one is amithopterin, another one is aminopterin. Both are acting as a folate analog. Okay, that means डाईहाइड्रोफोलेट को रिएक्ट नहीं करने देता डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेस से। ओके, पर हम इस इनिबिशन का जो इफेक्ट है उसको घटा भी सकते हैं। कैसे? क्योंकि मैंने आशा रखूँगा कि एंजाइम चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा है कि कॉम्पिटिटिव इनिबिशन का जो इफ़ेक्ट है उसको घटाने के लिए एक चीज़ ही किया जाता है। क्या? वो है, अगर आपने सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया, इसका मतलब डाईहाइड्रोफोलेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया, तो उस फोलेट एनालॉग का जो इफ़ेक्ट है वो कम हो जाएगा। ओके, सो इससे करके हम लोग कैंसर को भी रोक सकते हैं। सो ये था आप लोगों के लिए de novo सिंथेसिस पाथवे फॉर पिरिमिडिन सिंथेसिस। ओके, सो अगर पिरिमिडिन आया है तो अगले वीडियो पे प्यूरिन भी ज़रूर आएगा। सो बने रहिए हमारे साथ और सीखते रहिए। सो तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।